प्रणाम दोस्तों, आप सभी को उमाकांत सर के जीएस क्लास में। चलिए, कल हमने चर्चा किया था हिंदी के उद्भव के बारे में। हिंदी के उद्भव के बारे में हमने बताया था जो आपकी पहली भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत के बाद धीरे धीरे जैसे ही संस्कृत का समापन हुआ तो एक दूसरी भाषा पनप रही थी, उसका नाम था पाली। पाली के बाद धीरे धीरे फिर पाली के बाद आपकी प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी। हिंदी भी कल हमने क्लास रोका था और हिंदी से ही आज आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर बात करेंगे और हिंदी के विकास के बारे में बात करेंगे और हिंदी के विकास में प्रमुख व्यक्ति एवं प्रमुख संस्थान की बात करेंगे कि हिंदी के विकास में जो प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख संस्थान हैं उसको हिंदी को आयाम पे ले जाने के लिए, एक ऊंचे स्थान पे ले जाने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। हालांकि हम देखते हैं हिंदी के बारे में। आज शुरुआत करते हैं अपनी इस टॉपिक से, हिंदी का विकास। आपका पहली टॉपिक हिंदी के विकास, दूसरी टॉपिक हिंदी में जुड़ा हुआ है जो कि आपका हिंदी के देख रहे हैं जो समय है, जो शुरुआती समय वो 1000 ईस्वी सन है। यहाँ अद्यतन लिखा है, अद्यतन का सीधा सा कहने का मतलब है कि चल रहा है, आगे चलेगा भी, जो कि हिंदी अभी अस्थायी रूप से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से समय को आप लोग ध्यान में रखते हुए इस चीज को देखिएगा। हिंदी का जो समय 1000 ईस्वी सन से अद्यतन है। आगे देखिएगा, हिंदी की बार बार यह प्रश्न पूछता है हिंदी से, जैसे हिंदी का उदय हुआ या उद्भव होता है तो पूछता है एक प्रश्न बार बार कि हिंदी का उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो हिंदी का जो उद्भव है दोस्तों ना आपका, तो अपभ्रंश भाषा से हुआ। किससे हुआ है? अपभ्रंश। क्योंकि हमने कल देखा था कि अपभ्रंश के बाद जस्ट हिंदी का उदय हो रहा है। अवहट का जो समय काल है 700 से 1100 के लिए। ठीक है, तो पुरानी हिंदी अवहट को कहा जाता है और जो आपकी पुरानी हिंदी वहीं से आपकी नई हिंदी की उत्पत्ति होती है या उदय होता है। तो माना जाता है कि हिंदी का जो उद्भव है वो कहाँ से हो रहा है? अपभ्रंश भाषा से हो रहा है और अपभ्रंश भाषा से हो रहा है। दूसरा प्रश्न यहीं से ये बनता है कि हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आदि जननी जो है हिंदी की वो है भैया आपकी संस्कृत। क्यों? आदि मतलब प्रारंभ होता है और जननी मतलब माता। हालांकि जो प्रारंभिक माता है, जो शुरुआती माता है उसकी हिंदी की, जहाँ से शुरुआत हो रही है एकदम, वो है आपकी संस्कृत। क्योंकि संस्कृत के कुछ नहीं लगभग आपके 60% ऐसे आपके शब्द हैं जो कि हिंदी में हूबहू उतरे। ठीक है, जो कि तद्भव के रूप में या तत्सम के रूप में आए हुए हैं। तो माना जाता है हिंदी का जो आदि जननी है वो कौन सी भैया? तो संस्कृत भाषा है। अच्छा, लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछे हिंदी की जननी, आदि जननी और जननी में अंतर है। जो प्रारंभिक माता है वो संस्कृत है, लेकिन जो जननी है वो कौन सी भैया? तो अपभ्रंश है। कौन सी है? अपभ्रंश। जन्म दिया संस्कृत, लेकिन लालन पालन कौन कर रहा है? अपभ्रंश कर रहा है, जिसे हम कहते हैं उद्भव। ठीक है, तो हिंदी की जननी हो गया आपका अपभ्रंश और हिंदी की आदि जननी क्या हो गया? आपका संस्कृत। अगला क्वेश्चन यही आपके पूछता है भैया, आधुनिक भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जाता है? आधुनिक भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जाता है? अब कहने का सीधा सा मतलब आधुनिक मतलब नवीन, नया, और नई भाषा आपकी कौन सी भैया? जो पनप रही है, जो कि 1000 ईस्वी सन में इस भाषा का जन्म हुआ। और जन्म हुआ इसलिए हम इसे कहते हैं आधुनिक भाषा या नई भाषा। और नई भाषा का दर्जा किसको दिया जाता है? हिंदी को दिया जाता है। किसे? हिंदी को दिया जाता है। हिंदी आपकी नई भाषा है। अगला प्रश्न यही बनता है, हिंदी का आरंभिक समय, इस समय को याद रखिएगा क्योंकि कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है। हिंदी का आरंभिक समय, आरंभिक मतलब जो प्रारंभिक है, जहां से इसका उदय हुआ है वो समय क्या है? उस समय के बारे में अगर मैं बात करूं तो उस समय आपका 1000 ईस्वी सन, 1000 ईस्वी सन में हिंदी का उदय होता है। और जैसे ही हिंदी का उदय होता है धीरे धीरे आपके अवहट काल से, अवहट मतलब 700 ईस्वी सन से धीरे धीरे इसका उदय हुआ और पूर्णतः जाके 1000 में इसका पूर्णतः माना जाता है हिंदी का आरंभ हो गया। हिंदी में साहित्य पहले से भी लिखे आ रहे हैं, जो कि आपका अवहट का जो समय काल है। आगे मैं बात करूं तो हिंदी के ये आपके टोटल आपके हिंदी के प्रश्न हैं जो मुख्यतः पूछे जाते हैं और जो पूछे भी गए हैं। आगे बात करूं कि हिंदी के विकास में प्रमुख व्यक्ति एवं संस्थाएं की क्या भूमिका रही, यहां से भी प्रश्न बनते आए हैं और बनते भी हैं कि हिंदी के विकास में जो प्रमुख व्यक्ति हैं और प्रमुख जो आपकी संस्थाएं हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके इस विकास में जो प्रमुख व्यक्ति की मैं पहले अगर बात करूं तो प्रमुख व्यक्ति में पहले व्यक्ति आते हैं बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सर्वप्रथम पहली बार हिंदी का मानकीकरण का पहला प्रयास किया था। किसका भैया? हिंदी को मानने के संदर्भ में मानकीकरण का पहला प्रयास किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बराबर बनता रहता है कि हिंदी का मानकीकरण का पहला प्रयास किसने किया था? तो आप कौन है? बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति जो हैं जो कि हिंदी के मानकीकरण के पहली बार प्रयास किए हैं। अच्छा, दूसरे जो व्यक्ति आते हैं हिंदी के विकास में वो हैं आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आते हैं और इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार पंजाब में खूब किया। इसलिए यहाँ से बार बार एक प्रश्न बनता है कि हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो पंजाब में किस व्यक्ति द्वारा हुआ था? तो किस व्यक्ति? वो व्यक्ति है आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय द्वारा यहाँ से एक प्रश्न बार बार बनता है, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार का श्रेय किन्हें जाता है? तो वो कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, अगले व्यक्ति आपके आते हैं प्रमुख व्यक्ति में मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के बारे में अगर मैं बात करूं तो मदन मोहन मालवीय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नागरी प्रचारी सभा जो काशी में स्थापित है, कहाँ पे? काशी में स्थापित है, और 1893 की समय है, उस समय इसकी स्थापना किया गया था काशी में नागरिक प्रचारी सभा। उस समय इस सभा को स्थापित करने में या स्थापना के समय इसका सहयोग किए थे। सहयोग मतलब इसमें इनका प्रमुख योगदान रहा। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न बार बार आता है कि नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना में किस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वह व्यक्ति आपके कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा नागरिक प्रचारी सभा को स्थापित करने में। दूसरा प्रश्न आता है यहाँ से कि इन्होंने हिंदी के लिए और कौन सा कार्य किया? तो एक कार्य है बीएचयू में हिंदी के पहले विभाग को स्थापित करने का श्रेय। बीएचयू में जो हिंदी का पहला विभाग है, हिंदी का पहला जो विभाग है उसको स्थापित करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। और मदन मोहन मालवीय को स्थापित करने का हिंदी का जो पहला विभाग है 1917 में इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, तो ये बार बार प्रश्न पूछता है कि हिंदी का जो पहला विभाग है कहाँ पे स्थापित किया गया? तो हिंदी का जो पहला विभाग है वो वाराणसी काशी में बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में स्थापित किया गया। किनके द्वारा? तो द्वारा अगर पूछे तो मदन मोहन मालवीय द्वारा। और मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदी के पहले विभाग की स्थापना किया गया। दूसरी बात यहीं से आपका अगला जो प्रश्न आता है वो भैया हिंदुस्तान, अभ्युदय, मर्यादा। इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, हिंदुस्तान, अभ्युदय और मर्यादा। इन तीनों पत्रिकाओं से इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार किया और तथा हिंदी के विकास की बात की। इनके 3 पत्रिका हमेशा आप लोग याद रखिएगा, एक आपका भैया हिंदुस्तान, दूसरा अभ्युदय, तीसरा मर्यादा। ये 3 पत्रिका है। तीनों पत्रिका जैसी पत्रिकाओं से हिंदी का विकास का प्रयास किया, मतलब हिंदी के विकास में इन्होंने प्रचार प्रसार किया, हिंदी के विकास की बात की। अच्छा, यहाँ से कई बार एक प्रश्न बना है कि मर्यादा जैसी पत्रिका या मर्यादा नाम की पत्रिका को प्रकाशित कौन करते थे? उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। पत्रिका के संबंध में जैसे अगर मैं बात करूं आपको, तो जैसे आप आज के युग में या आजकल जो आप दैनिक देखते हैं, हिंदुस्तान देखते हैं, अमर उजाला देखते हैं, इन पत्रिकाओं का कोई न कोई संपादक होगा। तो संपादक उसी तरह पहले ये भी पत्रिका थी हिंदुस्तान, अभ्युदय, मर्यादा। इन्हीं जैसे पत्रिकाओं से उन्होंने क्या किया? हिंदी का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अगले व्यक्ति आपके आते भैया महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अगर ये चीज अगर हो गई हो तो इसे अब हम मिटाते हैं। अगले व्यक्ति आपके कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अगर मैं बारे में बात करूं तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम पहली बार किसी ने अगर राष्ट्रभाषा के तौर पे अगर आवाज उठाई तो महात्मा गांधी। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के संदर्भ में इन्होंने पहली बार बात किया था। कौन? महात्मा गांधी। तथा दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम भैया हरिजन, और हरिजन पत्रिका से इन्होंने क्या किया? हिंदी का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में 3 संदर्भ के प्रश्न हैं, उन्हें भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, महात्मा गांधी लिख पड़ेगी महात्मा गांधी। अगले आपके व्यक्ति कौन है भैया? तो महात्मा गांधी। चलिए, यहाँ लिखते हैं महात्मा गांधी। और
महात्मा गांधी का भी प्रमुख योगदान रहा हिंदी के विकास में, और हिंदी के विकास में इन्होंने अपना योगदान भरपूर दिया। पहली बात इनमें जो पॉइंट पूछी जाती है कि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में, ठीक है, राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के संदर्भ में पहला प्रयास, राष्ट्रभाषा के संदर्भ में हिंदी को इन्होंने पहला प्रयास किया था। दूसरी बात है कि दक्षिण भारत में, कहाँ पे, दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार का श्रेय, दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। तीसरी पॉइंट, अपनी पत्रिका का नाम है हरिजन, पत्रिका का नाम है हरिजन। अपनी पत्रिका हरिजन से इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। चलिए 3 पॉइंट यहां से महत्वपूर्ण है, तीनों पॉइंट को देखते हैं। पहली पॉइंट, सर्वप्रथम अगर किसी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषा के बारे में घोषित करने का संदर्भ अगर किसी ने बात की थी तो वो थे कौन, गांधी जी। गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रभाषा के संदर्भ में आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि हमारी हिंदी जो है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बार अगर किसी ने राष्ट्रभाषा के बारे में बात की तो कौन थे, गांधी जी। इसलिए यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में पहला प्रयास किसका रहा, तो राष्ट्रभाषा के संदर्भ में पहला प्रयास किसका रहा, तो महात्मा गांधी का। दूसरी बात, महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915, समय यही है ना, 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए और उसी के कुछ सालों बाद उन्होंने दक्षिण भारत में हो रहे कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हैं उसमें भाग लेकर हिंदी का प्रचार प्रसार किया, खूब हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इसलिए एक प्रश्न यहाँ से बार बार बनता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया या किस व्यक्ति द्वारा किया गया, तो दक्षिण भारत में हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो आपके कौन थे, महात्मा गांधी। अगला जो है, इनका एक पत्र है, उस पत्र का नाम है हरिजन, और हरिजन पत्र से उन्होंने हिंदी का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। बार बार यह पत्र पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया। इस पत्र का नाम याद रखिएगा कि हरिजन नाम की पत्रिका किसकी है, तो हरिजन नाम की पत्रिका किसकी है, तो महात्मा गांधी की है, और हरिजन से ही इन्होंने क्या किया, हिंदी का प्रचार प्रसार किया। अगले व्यक्ति जो आपके आते हैं उनका नाम भैया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगले व्यक्ति जो हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी उन्होंने अपने पत्र, उनका जो पत्रिका है उस पत्रिका का नाम है भारत मित्र। क्या नाम है दोस्तों, भारत मित्र। पहले इस व्यक्ति के नाम लिखते हैं, जो आपके अगले व्यक्ति हैं उनका नाम है भैया क्या, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने, इनकी एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है भैया, पत्रिका, और पत्रिका का नाम है भारत मित्र। क्या नाम है, भारत मित्र। और भारत मित्र जैसी पत्रिका से इन्होंने क्या किया, हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी का प्रचार प्रसार। चलिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे व्यक्ति, ठीक है,
अगले व्यक्ति आपके जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के एक पत्र है, इनकी पत्रिका का नाम है भारत मित्र। कई बार पूछा है हिंदी में कि भारत मित्र नाम की पत्रिका किसकी है, तो भारत मित्र नाम की पत्रिका किसकी है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो इस पत्रिका यहाँ पे इनकी महत्वपूर्ण हो जाती है भारत मित्र। और गांधी जी की जो पत्रिका है वो क्या है आपको दोस्तों, तो वो है आपकी हरिजन। हरिजन गांधी जी की पत्रिका है। मर्यादा जो है मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। हिंदुस्तान जो है मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। इनकी एक पत्रिका याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय की, जिसका नाम है मर्यादा। मर्यादा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। ठीक है, इनकी जो पत्रिका है गांधी जी की, उनकी पत्रिका का नाम है हरिजन। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो पत्रिका है उसका नाम है भारत मित्र। ये तीन पत्रिका आपको अभी हिंदी में मिली। अगले व्यक्ति आपके आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बाद इन्होंने को प्रयास किया हिंदी का प्रचार प्रसार अपनी इस पत्रिका के द्वारा। अगले व्यक्ति आपके आते हैं भैया राजर्षि टंडन, जिनका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इसको नोट कर लीजिएगा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अगले व्यक्ति का मैं नाम लिखूं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उनकी अगर मैं बात बताऊं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की, तो उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था की स्थापना किया था। उस संस्था का नाम था हिंदी साहित्य सम्मेलन। उस संस्था का क्या नाम था दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन। और हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था से और उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। और वह समय है हिंदी साहित्य सम्मेलन का 1910। क्या है 1910 में उस संस्था के स्थापित किया गया और प्रयाग में, कहाँ पे, प्रयाग में, और प्रयाग में स्थापित करके हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया। दूसरी बात कि राजर्षि टंडन का एक और महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनका ये योगदान रहा कि राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाने में, हिंदी को राजभाषा बनाने में राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये भी प्रश्न आपसे आता है। इस व्यक्ति के नाम लिखते हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इनकी भी बातों को हम लिखते हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। पहली बात तो ये रहेगी कि इन्होंने एक संस्था की स्थापना की और वो संस्था का नाम है भैया क्या, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था की इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। और व्यक्ति का नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। मैं इनकी अगर बात करूं तो इनमें एक आपका अद्भुत प्रश्न है। इनकी एक संस्था है, इन्होंने जो खुद से इस संस्था की स्थापना किया, जिसमें 2 लोग थे इस संस्था को स्थापित करने में, लेकिन इनका प्रमुख योगदान रहा। इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था की स्थापना की। हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था को स्थापित किया। दूसरी पॉइंट, राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाने के संदर्भ में हिंदी को राजभाषा बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयास, महत्वपूर्ण प्रयास, 2 पॉइंट यहां से निकल के आती थी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से। इनकी 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला भैया जो कि इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था की स्थापना कर दिया, और उस संस्था जो स्थापित की गई थी वो थी प्रयाग में। कहाँ पे, प्रयाग में, और प्रयाग आपका इलाहाबाद जिसे आप कहते हैं। वह संस्था को स्थापित करने का जो समय है 1910 है।
ईस्वी कौन सी 1910 में यह संस्था स्थापित की गई और उसी संस्था द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को। देखिए हिंदी के हम विकास की बात कर रहे हैं और उसके विकास में एक पहली संस्था आपको मिली हिंदी के विकास में, क्या, हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था की स्थापना किसने किया तो संस्थापक का नाम पूछता है बार बार, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। दूसरी यहाँ से पॉइंट निकल के आती है कि अगर किसी ने राजभाषा के बारे में अगर बात की थी तो वो कौन थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के संदर्भ में इनका महत्वपूर्ण प्रयास रहा और राजभाषा बनी भी, जो कि आपका राजभाषा जैसे आयोग का जो गठन है 7 जून 1955 को किया गया। लेकिन हिंदी को राजभाषा बनाया गया पहले ही आपका जो है 14 सितंबर 1949 में ही, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। लेकिन उसके 6 सालों बाद 7 जून 1955 को राजभाषा जैसे आयोग का गठन किया गया। हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे संविधान में हिंदी के नाम से, तब वहां पे राजभाषा की चर्चा बेहद होगी, ठीक है। अब देखिए इस व्यक्ति के बाद इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण प्रयास रहा, इनकी एक संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन, दूसरा आपका राजभाषा बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयास रहा। अगले व्यक्ति आपके आते हैं काका कालेलकर। कौन है भैया, काका कालेलकर। काका कालेलकर के बारे में अगर मैं बात करूं तो काका कालेलकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी जी के परम मित्र और प्रेम सहयोगी थे और सहयोगी के साथ साथ उनके साथ साथ चलने वाले व्यक्ति थे काका कालेलकर। और काका कालेलकर ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि गांधी जी जहां जहां जाते थे ना हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, वहां पे काका कालेलकर भी उनके साथ लगे रहते थे। इसलिए बार बार यह प्रश्न पूछता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में वह कौन से व्यक्ति थे जो गांधी जी के साथ लगे रहे, वो थे कौन, काका कालेलकर। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गांधी जी के साथ वो कौन से व्यक्ति थे जो लगे रहे, तो कौन थे, काका कालेलकर। गुजरात में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया, तो काका कालेलकर। काका कालेलकर से दूसरा प्रश्न और भी एक यहाँ से उठता है कि सर्वप्रथम पहली बार अगर किसी ने 18 बोलियों का चर्चा अगर किया था तो कौन थे, काका कालेलकर। काका कालेलकर ने सबसे पहली बार 18 बोलियों की चर्चा की थी, किनसे, वो भी गांधी जी से, ठीक है। तो हम अगले व्यक्ति का नाम लिखते हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर का नाम आता है, इनकी 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भी क्या किया, गांधी जी के साथ दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। और दूसरा है कि इन्होंने काका कालेलकर ने सर्वप्रथम 18 बोलियों का चर्चा किया था। जो आज आप 18 बोली पढ़ते हैं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत, जो मैंने अभी कल ही आपको बताया है कि 5 उपभाषाएं आपकी होती, इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। उन्हीं 18 बोलियों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए काका कालेलकर को लिखते हैं, फिर आपके प्रमुख व्यक्ति हो सकते हैं, आपके हो जाएंगे समाप्त, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे आपकी प्रमुख संस्थाएं, और संस्थाओं के बारे में अगर हम चर्चा अगर करेंगे तो कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़िए, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास है। आगे भैया अगले व्यक्ति हैं आपके कौन, काका कालेलकर। काका कालेलकर, काका कालेलकर पहला पॉइंट है, काका कालेलकर। सर जी मच्छर काट लिया। पहला प्रयास है इनका, पहली पॉइंट इसमें लिखते हैं काका कालेलकर में। इन्होंने गुजरात में हिंदी का प्रचार प्रसार के साथ साथ दक्षिण भारत में भी, नहीं ऐसे मत लिखिए, इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार के साथ दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया। किसके साथ, गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। अगली पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम
18 या सभी बोलियों का, ऐसे लिख लीजिए। सर्वप्रथम सभी बोलियों का सुझाव, सर्वप्रथम सभी बोलियों का सुझाव इन्हीं के द्वारा दिया गया, इन्हीं के द्वारा दिया गया। देखिए अगले व्यक्ति जो हैं आपके काका कालेलकर। काका कालेलकर के अगर मैं बात करूं तो ये गांधी जी के परम मित्र कह सकते हैं, परम सहयोगी। ठीक है, गांधी जी जहां जहां जाते थे उनके साथ लगे रहते थे। अगर दक्षिण भारत में किसी भी कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं गांधी जी, तो वहां पे काका कालेलकर को भी देखेंगे। काका कालेलकर ने गुजरात में हिंदी का प्रचार प्रसार किया और उसके साथ साथ इन्होंने दक्षिण भारत में भी हिंदी का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। लेकिन किसके साथ, गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। और सर्वप्रथम जो आप 18 बोलियां पढ़ते हैं ना, 18 बोलियों का सबसे पहली बार किसी ने सुझाव दिया था, वो कौन थे, आपके काका कालेलकर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर इसके आगे हम कल पढ़ेंगे जो आपकी प्रमुख संस्था होगी। ठीक है, प्रमुख संस्था के बारे में आपको कल पढ़ेंगे। अब तक जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बंद हो गया।